यस ओके, सर। सबसे पहले यही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने ग्रेचुटी पर बात करी थी, आज ग्रेचुटी से आगे की तरफ बात करते हैं। मगर फर्ज ये कहता है कि क्लास शुरू होने से पहले ये पूछ लिया जाए कि कल वाले कंटेंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। अब तो आपकी खामोशी बता रही है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज फिर से दो बातें हमारे सामने हैं अभी यहाँ। हमको रिट्रेंचमेंट को पढ़ना है और हमको जो है लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी। तो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी पहले आप करना चाहेंगे या आप कंपनसेशन पहले करना चाहेंगे, जो आप बताएं। हेलो। तो ठीक है, फिर मैं अपनी तरफ से इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव ही करा देता हूं पहले। यस सर। यस सर। तो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के लिए क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले ध्यान देनी होगी कि यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ कहाँ से रिलेटेड है ये हमको देखना होगा। बाकी कोई लाइन हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। पहला तो ये है, he was entitled to earn leave of 30 days each year। 30 डेज एलिजिबल भी है, 30 डेज रूल के भी अकॉर्डिंग है। तो ये क्वेश्चन का टिपिकल पार्ट नहीं है। सर ये कैसे टिपिकल हो सकता था? अगर क्वेश्चन ने मान लो यहाँ पे 45 डेज दिया होता तो फिर ये थोड़ा बदल जाता, टिपिकल हो जाता। कैसे होगा अभी आगे हम लोग उसको करेंगे। अभी जो जरूरत है उसकी बात करते हैं। देन इसी से रिगार्डिंग, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस he was also paid 1,68,000 for 8 months earned leave, 8 months earned leave not availed by him during the period of his services। बस खत्म। जिस पे रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है, इनकैशमेंट के लिए सिर्फ इतने की ही हमको ज़रूरत है। पहला, जो अर्न लीव का पीरियड था वो 30 डेज के लिए था, एलिजिबल है रूल के अकॉर्डिंग कि 30 डेज 1 ईयर में होना चाहिए। यहाँ पे मामला ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ ओके है। फिर दूसरा, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन हिज सर्विस ही वाज आल्सो पेड 1,68,000। तो 1,68,000 क्या हो गया? ये एक्चुअल अमाउंट है जो मिला है और इससे सैलरी बढ़ गई है। इसी का ही तो सिरदर्द है, इसी के लिए ही हमको एग्जाम्पशन देखना है। इसके बाद में, फॉर 8 मंथ्स ऑन लीव नॉट अवेल्ड। तो 8 मंथ्स की हमारे पास जो है वो लीव बची हुई है जिसको हमने कैश पे कन्वर्ट कराया है। इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसके कितने पॉइंट हो, एटलीस्ट उसको बुक से देख करके आइएगा। तो बेटा लीव इनकैशमेंट में कितने पॉइंट्स हैं? लीव इनकैशमेंट में कितने पॉइंट्स हैं बता देना क्लास में। लीव सर इनकैशमेंट, 3। लीव इनकैशमेंट का जो रूल था उस रूल में बेटा कितने पॉइंट्स थे? सर 3। कौन कौन से बेटा 3 थे? चलिए आपने 3 कहा, मैंने आपकी बात 3 मान ली। सर जो 10 मंथ की एक एवरेज सैलरी निकालते थे। चलो तुम्हारी बात मान ली। एक हमने एवरेज सैलरी निकाली, बोल कौन रहा नाम बताएगा? सर प्राची। प्राची। एवरेज सैलरी जो है वो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हो गई है, ठीक है। और सर एक्चुअल लिमिट 3 लाख। एवरेज से रिलेटेड दूसरा भी एक हमारे पास था, जितना हमारे पास अप्रूव्ड पीरियड है, यस सर। अप्रूव पीरियड। इसके बाद में जो लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट की स्टेचरी वो हो गई 3 लाख। बेटा चौथा एक्चुअल कहाँ चला गया? चलिए यस सर। प्राची, आपने इतना बताया, बहुत बढ़िया बात है। जब बल्कि कल कहा था मैंने कि इस क्लास के लिए आपने तो कम से कम पढ़ा, इतना देख करके आई बताया। ये बाकी स्टूडेंट्स ने एक बार भी ये रूल नहीं देखे, अगर देखे होते रूल तो भले ना याद हो मगर कितने पॉइंट्स हैं ये आपको याद होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं।
आगे बढ़ करके क्या करना है वो देखते हैं। अब इन्हीं के पॉइंट के हिसाब से इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने 4 पॉइंट्स बताए, 4 पॉइंट्स आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। दिख रहा है सबको? Yes, sir. इसमें से सबसे इजी जो पॉइंट है उसको सबसे पहले टेक कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 4 सबसे इजी है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,68,000। देखिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि मैक्सिमम लिमिट है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया है 3 लाख। ये अभी अभी प्राची ने हमको बता ही दिया कि सर ये 3 लाख रुपीज है। तो फिर जो प्रॉब्लम है जिस पे हमको ध्यान देना है वो कौन सा पॉइंट है? वो हमारे पास ये वाले पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है। एक ये और एक ये। सर इन दोनों में से और थोड़ा इजी अगर कर देते तो क्या रहता? इन दोनों में से इजी बेटा बस यही है कि ऊपर वाले को, फर्स्ट वाले को आपको 10 मंथ से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को जो अप्रूव्ड पीरियड है 8 मंथ से नहीं करना है। 8 मंथ आपको नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है अप्रूव्ड पीरियड। ऊपर वाले में तो 10 मंथ सीधे सीधे ही रूल है, ये तो 10 मंथ्स का बेटा रूल है, ये तो आपको याद रखना है। मगर नीचे वाले में ये 8 मंथ्स नहीं रूल है, रूल है आपका अप्रूव्ड पीरियड। अप्रूव्ड पीरियड क्वेश्चन में 8 मंथ्स दे रखा है, इसलिए यहाँ पर 8 मंथ्स लिया गया है। तो इजी बस यही है कि ऊपर वाले के लिए 10 याद रखिए और सेकंड वाले पॉइंट के लिए अप्रूव्ड याद रखिए। अच्छा ठीक है सर, हमने 10 याद कर लिए, हमने अप्रूव पीरियड याद कर लिया, जो क्वेश्चन में गिवन है अप्रूव्ड पीरियड 30 डेज के बेस पर वो 8 मंथ्स है, ये हमने याद कर लिया। तो अब कैसे आंसर आएगा? अब बेटा जो ये आंसर आपका आएगा ये आएगा किसके बेस पर? ये आएगा एवरेज सैलरी के बेस पर। हमको अगर एवरेज सैलरी निकालनी आती होगी तो ही हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर एवरेज सैलरी नहीं निकालनी आती होगी तो फिर ये हमसे नहीं होने वाला। अब एवरेज सैलरी कैसे होगी इसको देखिए, मैं सिखाता हूँ एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी जब भी कैलकुलेट होगी तो पिछले 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करी जाती है। कितने मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे? जब से रिटायर हो रहा होगा उस समय से पिछले 10 महीने की सैलरी को ही कैलकुलेशन में लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इतना पता है कि उसकी रिटायरमेंट किस डेट को हो रही थी? नहीं सर हम तो भूल गए। ये इतनी देर देर से बच्चे आते हैं क्लास में, डिस्टरबेंस रहती है। अब कहाँ था मैं? हाँ, कि किस डेट को रिटायर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी पिछले 10 महीने की सैलरी को लेकर के। तो एक बार क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में देखेंगे, दिखा भी दें आपको कि उसकी रिटायरमेंट किस डेट को हो रही है। ऑन 1 सितंबर। तो देखिए ऑन 1 सितंबर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये रिटायर हो रहा है, तो ये रिटायरमेंट की एज हो गई जो कि 1 सितंबर रिटायरमेंट में इस डेट को रिटायर कर गया 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से अब देखिए कैसे चलेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन में दे रखा था कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, वो सब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं एवरेज सैलरी 10 मंथ्स के हिसाब से आपको बताता हूँ किस तरीके से आएगा। इतना हमको पता है कि हम लोग क्वेश्चन जो है वो निकालते हैं असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। असेसमेंट ईयर के हम लोग इसके ऊपर लेते हैं असेसमेंट ईयर। आवाज नहीं, आवाज नहीं। असेसमेंट ईयर हमारे पास गिवन है 21 और 22, इतना सबको समझ में आता है। ओके, आफ्टर देन ये तो रूल लगता है इस समय का जो असेसमेंट होता है हम असेस करते हैं। हाँ सर पता है हमको। इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पर 20 और 21 हो जाएगा। इस ईयर के ही बिहाफ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। क्लियर?
अब वो जो बंदा रिटायर हुआ है उसके लिए आपको देखना होगा कि किस डेट में रिटायर हुआ। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो रिटायरमेंट की एज दे रखी है, कुछ चेंज उसमें ईयर का इन्होंने नहीं किया है, मैं बता देता हूँ आपको। ये रिटायरमेंट हुआ है 1 सितंबर को। इतना सबको समझ में आ रहा है कि 1 सितंबर को रिटायर हो गया। तो बेटा अगर ये 1 सितंबर को रिटायर हुआ तो चाहे तुम इसको 1 सितंबर बोलो, चाहे तुम इसको 1 सितंबर बोलो, या तुम इसको 31 अगस्त बोलो, या अगस्त एंड बोलो, बात एक ही होगी कि नहीं होगी, बताइए। Yes, sir. तो जब ये 31 अगस्त की बात होगी तो अब हमें क्या करना है, ये भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कल मैंने आपको सिखा कर भेजा था, अगर आपने वीडियो रिवाइंड करके देखा होगा तो उसमें सैलरी किस डेट को चेंज हो रही है वो डेट भी दे रखी थी जब उसने ज्वाइन किया है। स्केल, सैलरी स्केल गिवन थी, 1 जनवरी को चेंज हो रही थी। Yes, sir. तो 1 जनवरी को सैलरी चेंज होती थी, हर 1 जनवरी के बाद जो 1,000 रुपये बढ़ करके मिलता था। इसका मतलब है कि 1 जनवरी से ले करके 1 जनवरी से ले करके 31 अगस्त तक का जो सैलरी उसको मिलेगी वो 1,000 रुपये बढ़ करके मिलेगी। ओके, तो अगर हम 1 जनवरी से ले करके 31 अगस्त तक का देखें तो ये टोटल कितने महीने होते हैं, ये टोटल 8 मंथ्स होते हैं। और जब बल्कि रूल हमसे क्या कहता है कि हम पिछले 10 महीने की एवरेज निकालेंगे, तो बेटा 8 मंथ्स की सैलरी हो गई। अभी पिछले अगर 10 महीने की हमको सैलरी निकालनी है, क्वेश्चन यही तो कहता है कि जब भी एवरेज लो तो एवरेज 10 महीने की सैलरी लो, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लो। तो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी में 8 मंथ्स तो हमको पता चल गए कि ये 8 मंथ्स तो हमारे ये हो गए। तो इसमें से अभी कितने बैलेंस महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं कि नहीं बचे हैं। Yes, sir. तो जो 2 महीने पिछले बचे होंगे उसमें -1,000 सैलरी चलेगी कि नहीं चलेगी, जो भी करंट में सैलरी है उसमें से 1,000 माइनस होकर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये समझ में आ रहा है ना कि 1 जनवरी के बाद 1,000 प्लस रहेगा और 1 जनवरी से पहले 1,000 माइनस होगा। जिन स्टूडेंट्स को ये 1,000 प्लस और माइनस नहीं पता तो कल का जो वीडियो आपके पास पड़ा है उसको रिवाइंड करके देखिएगा, उसमें पे स्केल ने बताया था कि हर एक 1 जनवरी को 1,000 का इंक्रीमेंट होगा। जिन लोगों ने पढ़ा उनमें से किसी को याद है कि 1,000 का इंक्रीमेंट था। Yes, sir. तो जब 1,000 का इंक्रीमेंट है 1 जनवरी के बाद, तो 1 जनवरी से पहले 1,000 रुपये कम मिलने चाहिए। 1,000 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद में 8 मंथ्स और 2 मंथ्स भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एवरेज सैलरी निकालने के लिए। तो ये देखिए मैंने अभी भी 8 मंथ्स कैसे आए ये आपको बताया, कैसे 2 मंथ्स आए ये देखिए 2 मंथ्स बताया। और जो लास्ट विड्रॉन सैलरी थी 21,000, ये 21, अरे सर ये कहाँ से आ गई 21,000। तो बेटा ये कल वाली वीडियो प्रीवियस लेक्चर है, उसमें 21,000 का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा इसी के ऊपर ही लेक्चर था 21,000 पे। तो ये 21,000 आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी हो गई। तो इसमें से पहला पोर्शन हमारा ये हुआ, पोर्शन नंबर ए, 8 मंथ्स की सैलरी 21,000 इंटू 8। फिर बी, क्योंकि 10 महीने हमको पूरे करने हैं तो पिछले 2 महीने की जो सैलरी होगी वो 1,000 रुपये कम होगी। तो इस तरीके से 20,000 2 महीने की सैलरी लेंगे। अब किसी स्टूडेंट को यहाँ पर, बेटा ये अक्षय प्रताप क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, मैं क्वेश्चन बंद कर दूं, टिपिकल करा रहा हूँ। अरे सर वो धोखे से हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपको ये 8 मंथ्स हर बच्चे को समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, Yes, sir. और ये 2 मंथ्स भी समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में 8 मंथ्स की सैलरी हुई 1,68,000 और इसकी हुई 40,000। सर ये 20 और 21,000 कैसे, मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ,
ये प्रीवियस लेक्चर वाली क्लास में देख लीजिएगा, उसमें बहुत ढंग से इसका पूरा कैलकुलेशन कराया है। अदरवाइज आज फिर बताऊंगा तो समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 10 मंथ्स की सैलरी हो गई 2,08,000। क्या मैं मान लूं अब हर एक बच्चा 2,08,000 तक पहुंच जाएगा? Yes, sir. देन Yes, sir. एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, एवरेज 10 महीने का निकालना है, 10 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 मंथ्स का था। तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज सैलरी देखो आ गई 20,800। इसको डिवाइड करके हम इस वैल्यू पे ऐसे पहुंच जाएंगे। पहुंच गए एवरेज सैलरी 20,800 पर। Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट है, जब अभी दोबारा इसको करिएगा तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी वर्किंग नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 20,800 का कैलकुलेशन। देन अब हम 20,800 तक पहुंच गए सर, फिर अब हम लोग क्या करें? बस अब कुछ नहीं करना, अब तो सीधे वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसको कि सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4 पॉइंट लिखे थे, बहुत ही आसान सा पार्ट हो गया। सर कैसे? बस कुछ नहीं करना, उन्हीं 4 पॉइंट को उठा करके लिख देना है। कैसे लिख देना है? पहला 10 मंथ्स, ये तो पार्ट ऑफ रूल है 10 मंथ्स, ये आपको याद रहेगा। तो 20,800 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले 10 का एवरेज निकालो फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, तो एवरेज निकालने की क्या जरूरत थी, वही कर देते, वही वैल्यू आएगी। बेटा है वजह, अभी आगे आने वाले समय बताएंगे। आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा कि जो एवरेज हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एवरेज सैलरी भी मैंने आपको बता दी 20,800 कैसे आती है। देन सेकंड 8 मंथ्स की सैलरी, क्योंकि अप्रूव्ड पीरियड क्वेश्चन में 8 मंथ्स का है, तो 20,000 इंटू 8 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20,800 एवरेज सैलरी थी, इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,66,400। थर्ड बहुत आसान है, 3 लाख की लिमिट, 4 भी एक्चुअल है, बहुत कम लिमिट है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन अब ये कहता है कि इन सब में से सबसे लेस हो उसको एग्जाम्प्ट कर दो। तो इनमें देखने से ही आपको जो सबसे कम दिख रहा है वो 1 लाख ये दिखाई दे रहा है, 1,66,400। तो 1,66,400 ही वैल्यू जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो बाकी सब आइटम हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितना टैक्सेबल हो जाएगा? बेटा एक्चुअल कितना मिला? एक्चुअल तुमको मिला 1,68,000। एक्चुअल तुम्हारे पास इनकैशमेंट वैल्यू आई 1,68,000। अब इसमें से एग्जाम्प्टेड अमाउंट तुम्हारा कितना था? 1,66,400। बोलो यस और नो। Yes, sir. जब इसको एग्जाम्प्ट Yes, कर sir. दोगे तो एग्जाम्प्ट करने के बाद में ये डिफरेंस निकलेगा 1,600, ये तुम्हारा टैक्सेबल है। ओके, अब Yes, इस sir. 1,600 को जो है कैसे हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, अलग अलग सब वर्किंग नोट निकाल करके लाओ और ला करके यहाँ पे लिखते चले जाओ। सर वो कैसे? अभी वर्किंग नोट कल तुमको मैंने सिखाया था ग्रेचुटी का, बोलो यस। ग्रेचुटी की कल वैल्यू ये सिखाई थी, बोलो यस। आज हमने तुमको सिखाया क्या? इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, बोलो यस। यही 1,600 वैल्यू अभी निकाली थी कि नहीं निकाली 1,600? Yes, sir. ओके, कहीं कोई दिक्कत? No, sir. अब एक थोड़ा सा आसान पार्ट आपको करके बता देते हैं। आसान पार्ट करने का मतलब क्या है कि जब सैलरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो इसने इस साल जॉब करी हम उसकी कैलकुलेशन करके देखें। तो जब इस साल उसने बेटा जॉब करी तो ये साल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक का उसने जॉब करी। तो जब 1 सितंबर तक जॉब करी, 1 अप्रैल से 1 सितंबर, तो कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई Yes, अगस्त sir. सितंबर। तो कुछ स्टूडेंट इसमें क्या कहते हैं? सर नहीं सर, कैसे हुए? सर ये कैसे हुए? अगर हम सर काउंट करें तो ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक तो हमारा 1 अप्रैल हुआ, फिर उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई हुआ, उसके बाद में मई के बाद जून हुआ, जून के बाद में जुलाई हुआ,
जुलाई के बाद में अगस्त हुआ, और अगस्त के बाद Yes. सितंबर में तो वो रिटायर हो गया सर। सितंबर में तो उसने जॉब ही छोड़ दी। 5 month है। तो फिर सर ये 6 कैसे हुआ? आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, मैं समझा रहा हूँ, म्यूट करिए। तो ये जो है सर, ये तो 5 ही मंथ हुआ, ये सर 6 मंथ कैसे हो गया? आपने 6 बोला, यहाँ तो ये रिटायर ही हो गया सर। हाँ बेटा, बात सही है, मगर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी कि आप नेक्स्ट मंथ के पहले दिन सैलरी रिसीव करोगे, मतलब पिछले पिछले महीने की सैलरी रिसीव करोगे। तो अप्रैल में आप किसकी सैलरी रिसीव करोगे? अप्रैल में आप पिछले महीने मार्च की सैलरी रिसीव करोगे। फिर मई में किसकी रिसीव करोगे? मई में आप अप्रैल की रिसीव करोगे। फिर जून में किसकी रिसीव करोगे? जून में आप मई की करोगे। जुलाई में किसकी रिसीव करोगे? जुलाई में आप जून की करोगे। अगस्त में किसकी करोगे? पिछला महीना जुलाई का करोगे। तो 1 सितंबर को जब नौकरी छोड़ दोगे तो अगस्त की सैलरी क्या छोड़ दोगे? पिछले महीने अगस्त की सैलरी रिसीव करोगे। यस सर। तो इस तरीके से अगर इन सब अब ग्रीन वाले मंथ्स को जोड़िए, तो ग्रीन वाले जो मंथ्स हैं उनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये पूरे आते हैं 6। तो इसीलिए मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं। रेड वाला जो है वो उनका रॉन्ग है, जब वो 5 मंथ्स काउंट करते हैं नॉर्मली तो ऐसे ही काउंट होता है 5 मंथ्स, मगर सही तरीका इस क्वेश्चन के लिए ये है क्योंकि लास्ट डे आप सेम मंथ में सैलरी नहीं रिसीव कर रहे हो। क्वेश्चन में लाइन गिवन थी कि आप अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी रिसीव कर रहे हो। पिछला लेक्चर इसी के ऊपर हुआ है पूरा, बहुत डेप्थ से। कल वाली क्लास में अगर कोई हो तो उसे याद होगा ये वाली बात। यस सर। चलिए यस सर बोला तो ठीक रहा। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि हम 6 मंथ्स की सैलरी लेंगे। अब 6 मंथ्स का भी लॉजिक आपका क्लियर हो गया। 21,000 उसको आखिरी में मिले थे, तो ये मैं मान लेता हूँ 1,26,000। हाँ या नहीं? अब इसके बाद में क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि उसने 2 जगह बेटा नौकरी करी थी। ये पहले वाली सैलरी तो वो है कि जब उसने जॉब करी और रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद में वो 3 महीने घर, उसके बाद वो घर पे बैठा रहा। फिर इसके बाद में उसने दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया। तो दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया तो वहां की भी तो उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये देखिए क्वेश्चन में मैंने कल क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दिया था, बताया था। तो ये देखिए क्वेश्चन में जब वो जॉब करने गया तो जॉब करने में दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ भी तो काम किया। ये देखो, ऑन 1 December 2019 ही गॉट अनदर अपॉइंटमेंट ऑन ए मंथली सैलरी 30,000। किस डेट से उसने यहाँ पर बेटा ज्वाइन किया? 1 दिसंबर से। 2000। तो जब उसने 1 दिसंबर 2019 से ज्वाइन किया तो उसने नौकरी जो करी तो उसका पीरियड कितना हो गया? 1 दिसंबर 2019 से उसने जॉब करी, तो ये जा करके खत्म कब हुआ? ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 तक इसने दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करी कि नहीं करी? सब एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो यहाँ पर यस सर। कितने महीने जॉब करी? सर 3 महीने। 3 महीने कहाँ, 4 महीने निकल रहा है जॉब करी। 4। सर नेक्स्ट मंथ में उसको सैलरी मिलेगी ना, तो जनवरी फरवरी मार्च। सैलरी उसको मिलेगी 3 महीने की, वो अलग बात है, मगर जॉब कितने महीने करी? 4 मंथ। 4। हाँ, तो जॉब जो है 4 वो तो महीने। उसने बेटा 4 महीने करी। इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। जॉब तो उसने 4 महीने करी, मगर जो सैलरी है वो 3 महीने है। उसमें आपकी बात एकदम सही है कि जो उसको सैलरी है वो 3 महीने की मिलेगी। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन तो कह रहा था 4 महीने 4 महीने, मगर ये 3 मंथ्स कैसे हो गया? तो ये जो सैलरी है, इस जगह आपकी बात एकदम सही है कि हम 3 मंथ्स की ही सैलरी लेंगे। कैसे? जो बच्चे नहीं समझ पाते हो समझ लीजिए बेटा।
दिसंबर में उसने ज्वाइन किया, दिसंबर के बाद उसने जनवरी में काम किया, जनवरी के बाद उसने फरवरी में काम किया, फरवरी के बाद उसने मार्च में काम किया। हो गए 4 महीने की नहीं, 1 2, यही मैंने अभी भी आपको बताया 4 मंथ्स। मगर बेटा Yes. जो सैलरी मिलनी थी वो तो जैसे अभी आपने बताया कि अगले महीने की 1 तारीख को मिलेगी, तो दिसंबर भर तो उसने नौकरी करी, उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। दिसंबर का पैसा उसे कब मिलेगा? जनवरी में मिलेगा। जनवरी फरवरी में किसका पैसा मिलेगा? जनवरी का मिलेगा। मार्च में किसका मिलेगा? फरवरी का मिलेगा। फरवरी और फिर यहाँ ईयर खत्म हो गया, आगे चला गया, तो कुल मिलाकर के उसको सैलरी कितने महीने की मिली? 3 महीने की। 3 तो ये 3 महीने यही मैंने यहाँ पे देखे। और जिस बच्चे ने 3 मंथ्स सबसे पहले बताए थे, अपना नाम बताए, प्राची। प्राची। तो यही 3 मंथ्स जो हैं आपके यहाँ पर आ गए। ये 3 मंथ्स थे, जॉब करी 4 मंथ्स, मगर सैलरी लेंगे 3 मंथ्स। मैंने अब समझा दिया, जिनको दिक्कत होगी एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सैलरी का, जो उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर से लिया था, उसके बाद इस साल ये मतलब प्रीवियस मतलब पहले वाले एम्प्लॉयर से लिया था, और ये उसने दूसरा वाला करंट एम्प्लॉयर से सैलरी लिया। ये दोनों एक टिपिकल पॉइंट थे। देन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सीखिए। 3 मंथ एडवांस सैलरी, 3 महीने की एडवांस सैलरी उसने ले ली, 3 महीने की एडवांस सैलरी ले ली फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून। आगे आने वाले महीने की उसने सैलरी ली होगी कि नहीं होगी? तो आगे 3 वाले महीने कौन से हो गए? अप्रैल, मई, जून। तो बेटा अगर 3 महीने की सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में, तो सिंपल है, आगे आने वाला महीना कौन कौन सा होगा? अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट डे लास्ट डे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे रिसीव करते हैं तब तो रिसीव्ड की बात आती है। यहाँ रिसीव्ड की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे वैल्यू दे दी गई। 3 महीने का एडवांस, 1 महीने की सैलरी है 30,000, तो 3 महीने की सैलरी हो गई 90,000। मैं समझता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को एकदम क्लियर होगा। यस सर अब टिपिकल पॉइंट सबसे लास्ट, कंपनसेशन, क्योंकि बस कंपनसेशन आपको निकालने की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये 95,000 अगर ये वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन हो गया। सर कैसे क्वेश्चन हो गया? अरे भाई इसकी वैल्यू डाली, टोटल कर दिया, ग्रॉस सैलरी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मालूम है 50,000, इसको माइनस करोगे तो ये टैक्सेबल सैलरी। सर इतनी जल्दी जल्दी आप क्यों बता रहे हैं? ताकि टाइम ओवर हो जाए कंपनसेशन बताते बताते, तो ये ना लगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस अब इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन में दिख रहा है यही इसका सॉल्यूशन है। बस बचता क्या है, कंपनसेशन की वैल्यू 95,000 कैसे आई, ये आपको सर ये बता दीजिए। तो हाँ बेटा यही आपको बताने जा रहा हूँ, कंपनसेशन की वैल्यू कैसे आई। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा नोट कंपनसेशन के रिगार्डिंग, दिख रहा है सबको? यस सर अच्छा, द अमाउंट एग्जाम्प्ट रिगार्डिंग द कंपनसेशन विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो रूल यही कहता है कि जो सबसे कम होगा हम उसको इसमें से एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग हर जगह चलता है। तो इसमें सबसे पहले आसान आसान की बात कर लेते हैं। बस अब हमारे पास जो है 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में ही हो जाएगा। सबसे आसान बात कर लेते हैं, आसान से शुरू करता हूं। सबसे आसान बात क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में 2 लाख दे रखा था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए सबसे आसान है। उसके बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 5 लाख, ये हमारे पास आसान है। तो इन दोनों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको और इसको हम लोगों ने ओके कर दिया। सीखना हमें सर क्या है? सीखना बेटा हमें दिस वन है, ये हमें सीखना है, पॉइंट नंबर 1 यही दिक्कत देता है। इसके रूल क्या कहता है? ये कहता है हाफ मंथ एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। तो अब यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान देनी है। पहले तो ये हमें हाफ देख लेना है, फॉर्मूला का एक पार्ट हो गया। दूसरा हम लोगों को देखना है एवरेज पे, कि एवरेज पे का क्या मतलब है। तीसरा हम लोगों को देखना है कि उसने कितने ईयर कंप्लीट सर्विस के करे। ये 3 चीजें हमको यहाँ पर देखनी होंगी। तो अब जब कंप्लीटेड ईयर्स की हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन जब रिट्रेंचमेंट हो और वॉलेंट्री हो, दोनों में डिफरेंस है। तो जब आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाता है जॉब से, तो उस जगह पर हम कंप्लीटेड ईयर्स को राउंड ऑफ करके चलते हैं। ये हम राउंड ऑफ करके चलते हैं। तो यहाँ पर राउंड ऑफ बिल्कुल डिक्टो
वैसे ही राउंड ऑफ होगा। सर कैसे होगा? जैसे हम ग्रेचुइटी में राउंड ऑफ करना सीख गए थे। तो ग्रेचुइटी में हमने 10 ईयर्स आपको निकाल के कल बताया था। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी हो, कल की क्लास रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उसको जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 ईयर्स। तो ये 10 ईयर्स का एक टर्म तो हमारे लिए आसान हो गया, जो कि ग्रेचुइटी का था। डिक्टो वही चीज यहाँ पर आपके लिए आ जाएगी। देन हाफ, ये रूल है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये रूल का पार्ट है, ये आपको रटना है। तो अब आपके लिए समस्या खत्म, ये वाली समस्या खत्म हो गई और कंप्लीटेड ईयर की समस्या खत्म हो गई। तो अब आपके पास जो समस्या बची है वो किसकी बची है? वो हमारे पास एवरेज पे की समस्या हमारे पास बची है। ठीक है, क्यों सर समस्या बची है? सर अभी अभी तो एवरेज पे हम लोगों ने निकाल लिया था इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का। हाँ बेटा, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का हम लोगों ने एवरेज पे निकाला था। मगर बेटा वो एवरेज पे और इस एवरेज पे में अंतर है। क्या अंतर है उसको भी सीख लीजिए। देखिए, एवरेज पे इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पे ड्रॉन ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स। वहां का जो एवरेज पे था, वहां का इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का जो एवरेज पे था, मैं इधर कर रहा हूँ, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का जो पे था वो प्रीवियस 10 महीनों का था। वहां पे एवरेज का मतलब था जो प्रीवियस है, पिछले पिछले 10 महीनों का एवरेज था। याद आया कि नहीं आया? ना आया हो तो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अरे एवरेज एवरेज तो एक ही है। नहीं बेटा, इनकैशमेंट और अर्न लीव में ये पिछले 10 महीनों को था। रिवाइंड करके जरूर देखिए, कंफ्यूजन दूर होगा। और यहाँ पर जो एवरेज का मतलब है वो होता है जो लास्ट 3 महीने में विड्रॉन किया है, हम उसका एवरेज निकालते हैं। पिछले 3 महीने में जो विड्रॉन किया है हम उसके अकॉर्डिंग एवरेज को निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पे ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। तो अब उसने लास्ट जो 3 मंथ्स है उसकी हम सिंपल सी सैलरी निकाल लेते हैं, उससे हमें सिंपल सा एवरेज मिल जाएगा। Hence 5 months salary will be exempted। ये सब तो अलग अलग है। There will be calculated on the basis of average salary of last drawn। तो last drawn 21,000 बार बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है 21। इसको मैंने आपको सिखाया कल ग्रेचुइटी में, इसी को ही मैंने इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव में अभी 21,000 निकालना सिखाया। यही आपका 21 आ रहा है कंपनसेशन में, और कल की क्लास में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से 21,000 सिखाया था। प्रैक्टिस वहां से करके देख लीजिएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला सिंपल सा आकर के बनता है। सिंपल सा ये फॉर्मूला बनता है कि हम जो एवरेज सैलरी निकालेंगे, सर एवरेज सैलरी 3 महीने की अगर निकाली जाएगी तो क्या होगी बेटा? 21,000 आखिरी सैलरी तुमने विड्रॉन करी, तो अब 3 महीने की सैलरी अगर निकालनी होगी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 63,000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पिछले 3 महीने की ये टोटल सैलरी हो जाएगी। और टोटल सैलरी को ही अगर हमें एवरेज निकालना है तो फिर अगर हम 3 से ही डिवाइड कर दें तो ये एवरेज हमारा 21,000 ही आता है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जरूरत क्या है, एक बार 3 से डिवाइड किया और एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, आया तो वही। तो जो लास्ट विड्रॉन है हम उसी को इसमें क्यों ना ले लें? यस यू आर राइट, हम वो ले लें, मगर आप गलत हो जाएंगे। सर अरे अभी तो आप राइट करें, तो गलत कैसे हो जाएंगे? बेटा गलत इसलिए हो जाएंगे कि यहाँ तो तीनों महीने एक जैसी सैलरी थी, 21 21 और 21 तीनों महीने एक जैसी सैलरी थी। मगर अगर मान लो कहीं बीच में अगर स्लैब लग गया होता और स्लैब लग जाता, स्लैब लगने के बाद में इधर की सैलरी कम ना हो जाती 20,000, तो एवरेज बदल नहीं जाता। तो इसलिए होशियारी नहीं दिखानी है, एवरेज ही निकालना है। जब तीनों एक जैसी हो तभी डायरेक्ट लीजिएगा, और अगर तीनों एक जैसी नहीं हो, कहीं स्लैब आ जाए, बीच में किसी तरह का कोई चेंज हो, तो एवरेज को ही हमेशा कैलकुलेट करेगा। बहरहाल अब इसके फाइनल फार्मूले पे आते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज सैलरी है वो है 21,000, और इसको हमें कितने मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाल लेना है? इसको हम लोग को निकालना होगा कितने मंथ्स के लिए? हाफ कर देना होगा, करेक्ट। और कितने साल इसने काम किया था? इसने 10 साल काम किया था। तो अगर हम इसको टोटल करके निकालें तो ये वैल्यू हमारी 95,000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर। तो ये 95,000 जो है वैल्यू हमारी आ गई। इसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 95,000। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? तो आप देखते क्या यही देंगे सर, यही 95,000 95,000 हमारा
सबसे कम है। तो सर हम टैक्स कितने के ऊपर लगाएंगे? 95,000 एग्जाम कर दो, टैक्स आ जाएगा। मतलब एक्चुअल तुमने कितनी रिसीव करी? 2 लाख। 2 लाख में 2 से लाख 95,000 को माइनस कर दो तो बैलेंस 1,05,000 1,05,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया, 1,05,000 ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन कर ली और 1,05,000 पे हम लोग पहुंचे। मगर 95,000 कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? सर 2 में से 95 जाएगा, 1,05 ही तो बचेगा। The amount exempt regarding the compensation will be least of the following. Amount actual received compensation का 2 लाख और half month pay average to be continuous service. The amount exempted regarding compensation will be least of the following. 95,000. सर ऐसा तो नहीं होगा 2 लाख में 95,000 ऐड करके बाद माइनस कर? कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर रहे हैं। 95, 1 मिनट जरा फिर से फटाफट रुक जाओ। 95 हमने तो निकाला नहीं, तुम ही लोगों ने, किसी ने तड़ से बोल दिया 95, मैंने लिख दिया। सर 21 95 थोड़ी होगा, तुम्ही ने 95 किसी ने बता दिया। मैंने नहीं बोला है सर, अभी रिवाइंड आपने करके लिख दिया तुरंत। अभी अच्छा सर हमने 5 लिख, एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये गलत है। 1,05 होना यहाँ पर जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये 21,000 के ऊपर हमारा एवरेज था, है ना, और ये 10 महीने के लिए था। हाँ तो हमने लिख सर दिया था क्या? 105 आएगा। हाँ तो गलत फिर हमने लिख दिया था, किसी ने नहीं बोला। तो ये वैल्यू 95 नहीं होगी, 1,05,000। 1,05,000 होगी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, शायद हम ही ने डायरेक्ट लिख दिया, गलत हो गया था। तो ये 1,05,000 होगा। तो इनमें से सबसे एग्जाम्प्ट जो कम वैल्यू होगी ये 1,05,000 होगी। तो यहाँ पर इसमें से 1,05,000 को बेटा अब हम एग्जाम्प्ट करेंगे तो ये वैल्यू 95,000 आएगी। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट 95 है। ओके, अब ठीक है। तो अब इसी 95,000 के बिहाफ पर हम लोग देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो गलती पकड़ में आ गई, जल्दबाजी में मुझसे मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस बात को। अब तो ये देखिए 95,000 कंपनसेशन का हो गया जो आज हम लोगों ने सीखा। इनकैशमेंट को हम लोगों ने आज सीखा, ग्रेचुइटी कल कर लिया था। बाकी ये सब सैलरी से रिगार्डिंग आइटम थे। इन सबको लेकर के ग्रॉस सैलरी हुई 431,446। स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली चैप्टर में आपने पढ़ा था, टैक्सेबल अमाउंट 381,446, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कल की क्लास में एक और टिपिकल क्वेश्चन के साथ आपको मिलूंगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ सर क्या ऑब्जेक्टिव हो रहा है क्या सर? अभी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर ऑब्जेक्टिव भी सर करना होगा LU में सर 2 स्लोप। तो यहाँ पर ये बेसिक्स तो सीखने आने चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव अगर छोटा इन्वेस्टमेंट आ गया तो बेसिक्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए आपको। जी 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 सर। ओके बेटा, बाय बाय। ओके सर।